मैंने हमेशा ये कहा है, अगर पाकिस्तानी नावल और ड्रामे पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात और कहानियों पे लिखे जाएं तो वो शर्तिया कामयाब होंगे। नमल उसका जीता जागता सबूत है। कामरान और शाहजेब के कत्ल के वाक़यात से इंस्पायर्ड ये नावल लाखों दिलों पे राज करता है। नमल मेरे लिए क्या है? नमल मेरे दिल पे राज ही नहीं करता, मेरे दिल में रहता है। नमल कभी दोस्त बन जाता है, कभी रहनुमा, कभी याद दहानी कराता है दुआ की, फैमिली की और इंसाफ की इम्पोर्टेंस की। कभी मुझे उम्मीद दिलाता है नाउमीदी और मायूसी में, कभी मुझे कंफर्ट करता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अगर आप नमल की दुनिया में एक दफ़ा दाखिल हो गए तो वापसी नामुमकिन है। और यकीन जानिए, आप वापस आना भी नहीं चाहेंगे। मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग आज तक नमल की दुनिया में ही बसते हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया मुगनी, यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूशा मैगज़ीन। और मेरे हाथ में क्या है? यस, मेरे हाथ में है नमल। ओके जी, आज हम क्या करें? नमल का रिव्यू? आई डोंट थिंक सो। मैं यही सोच रही थी कि क्या मैं नमल का रिव्यू इस वाली वीडियो के साथ करूँ या नहीं करूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, ये वीडियो सिर्फ सवाल जवाब विद निम्रा अहमद अबाउट नमल होनी चाहिए। तो यस, इस वीडियो में है सवाल, मेरे सवाल फॉर निम्रा अहमद। अच्छा जी, पहले मैं क्लैरिफाई करूँ, निम्रा अहमद इस वीडियो में नहीं आएंगी क्योंकि वो नहीं आती हैं वीडियोस पे, उनकी आवाज़ भी नहीं यूज़ की जाएगी। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये मेरे ऊपर है ये फ़र्ज़ और ये ज़िम्मेदारी कि मैं उनके जो जवाबात हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। सो मेरे साथ गुजारा करना पड़ेगा आपको। तो अच्छा, ये भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने रिसर्च करना शुरू की तो फेसबुक पे एक आर्टिकल है, एक डॉक्यूमेंट टाइप है जिसमें नमल से मुतल्लिक बहुत से सवाल आते हैं और निम्रा ने उनमें सब सवाल के जवाब दिए हैं। तो मेरा काम तो और भी मुश्किल हो गया। आई वाज लाइक, अब भी कहाँ से, मतलब जितने सवाल हो सकते थे ना कि हाशिम कारदार ऐसा क्यों है, आबी की खुदकुशी क्यों हुई, वो नेगेटिव थी, वो पॉजिटिव थी, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आप फेसबुक पे जाइए और आप टाइप कीजिए नमल क्वेश्चन आंसर बाय निम्रा अहमद, तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। एक पेज है सेव सादी के नाम से, उसमें भी वो अटैचमेंट अवेलेबल है। सो इसलिए मैंने बहुत से सवाल जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर कि उनका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था, ये क्यों नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो मैंने नहीं पूछे हैं। ठीक है, मैंने अपने सवाल पूछे हैं जो मेरे सवाल थे। जब मैंने सारे वो सवाल देखे कि ये पूछे जा चुके हैं, मैंने अपनी तरफ से नए सवाल सोचने की कोशिश की आप लोगों के लिए। और उसके बावजूद भी अगर आपको दूसरे सवाल पूछने हो तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं एक इंटरव्यू और कर लूँगी निम्रा का विद दीज छोटे मोटे क्वेश्चंस। अच्छा, तीसरी बात ये कि बहुत सी बातें शायद इसमें निम्रा अहमद ने ऑलरेडी उनकी जो किताब आई है मैं अनमोल, उसमें बताई हूँ, या फिर जो उनका इवेंट हुआ था नमल का 2018 में, उसमें भी शायद उन्होंने, वो मीट एंड ग्रीट था, एक बहुत एक्सक्लूसिव सा इवेंट था, उसमें भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें शेयर की हुई हैं। मैंने और निम्रा दोनों ने इस बार कोशिश की कि हम कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ, तो देखते हैं हम कितने कामयाब हुए हैं कितने नहीं। फिर भी एक इंसान की ज़िंदगी को हम दोबारा से तो रिक्रिएट नहीं कर सकते, तो कुछ वाक़यात, कुछ इन्फॉर्मेशन ओवरलैपिंग होगी। सो प्लीज़ उसके लिए मैं अभी से माफ़ी चाहती हूँ और पहले से वार्निंग दे रही हूँ आप लोगों को। सो लेट्स स्टार्ट। मालूम करते हैं कि सादी यूसुफ की ज़िंदगी में लव एंगल क्यों नहीं था, हनीन का कैरेक्टर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, और पहले और दूसरे ड्राफ्ट में कौन से कैरेक्टर्स थे जिनको निम्रा ने मार दिया था लेकिन थर्ड ड्राफ्ट में वो कैरेक्टर्स ज़िंदा हो गए थे। और इस तरह के और बहुत से मज़े के सवालात और उनके जवाबात आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। मेरी फ़ाइट वही है, मेरी स्ट्रगल यही है कि इन सारे सवालात जवाबात को मैं कैसे आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बनाऊं। सो कोशिश की है, अगर कोई गलती हो जाए और अगर मैं कोई चीज़ गलत कोट कर दूं या गलत बोल दूं तो मैं पहले से माफ़ी मांग रही हूं आप लोगों से भी और निम्रा अहमद से भी। सो लेट्स स्टार्ट एंड फाइंड आउट सम मोर थिंग्स अबाउट नमल। मैंने निम्रा से कहा कि मुझे मालूम है कि आपने नमल कामरान फैसल और शाहजेब के कत्ल से इंस्पायर होकर लिखी, लेकिन इन दोनों वाक़यात में क्या चीज़ थी? What exactly inspired you or triggered you to write नमल? मतलब क्या चीज़ थी जिसने आपको दिल को टच किया या दिल को छुआ कि आपने सोचा कि मैं नमल लिखूं? तो निम्रा ने मुझे कहा कि इन दोनों केसेस में दो बातें मुश्तरक थीं। एक तो ये कि इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी, और दूसरा कवर अप, कि चीज़ों को छुपा लिया गया था। और जब हम देख रहे होते थे तो हमें बहुत बेबसी फील होती थी। और ये दोनों ख़ानदान इन सब चीज़ों के बावजूद खड़े हुए थे, लड़ रहे थे, फ़ाइट कर रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए। तो
जब इंसान का कत्ल होता है तो उसका पूरा ख़ानदान अफेक्ट होता है, पूरी दुनिया उनकी चेंज हो जाती है और वो किस ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। तो निम्रा ने कहा कि तब मैंने सोचा था वो सब चीज़ें देखते हुए, उन ख़ानदानों को देखते हुए, कि मैं इस पर कुछ लिखूँगी। फिर निम्रा ने मुझे एक और बात भी बताई कि 7 गुनाह कबीरा हैं और 2 उनमें से एक कत्ल और एक शिर्क ऐसे हैं जिनकी माफ़ी बहुत मुश्किल है या बिल्कुल भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि कत्ल जो है ना, मैं उसके अगेंस्ट काइंड ऑफ बायस्ड हो गई थी। मुझे लगता था, उन्होंने एक वाक़या कोट किया। उन्होंने कहा एक वाक़या मैंने पढ़ा था कि एक बुज़ुर्ग थे, उनको एक बंदा मिला और उस बंदे ने कहा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं और मुझे कैसे माफ़ी मिलेगी, मैं माफ़ी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो। और उन्होंने फिर उससे कहा एक बहुत बस्ती रहती है जहाँ नेक लोग रहते हैं, तुम वहाँ जाओ। तो वो बंदा उस नेक लोगों की बस्ती की तरफ जा रहा था, लेकिन जब वो आधे रास्ते पे था तो उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। तो जब फरिश्ते उसको लेने आए, उसकी रूह को, तो उन्होंने काउंट किया कि वो जो उसकी ओरिजिनल जगह थी या जहाँ बुरे लोग रहते थे उससे, और जो नेक लोगों की बस्ती है उसका कितना, उसकी बॉडी का कितना फासला किससे ज़्यादा था। वो नेक लोगों की बस्ती के करीब था, तो वो जन्नत में गया। तो निम्रा ने कहा कि मुझे बहुत समझ नहीं आती थी कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि गुनाह कबीरा है, फिर उसकी फॉरगिवनेस भी हो गई, तो कैसे। फिर उन्होंने कहा कि नमल लिखते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इस चीज़ के बारे में जजमेंटल हो रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम बोल दें कि इसकी माफ़ी नहीं है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है और आपकी अपनी उस पे डिपेंड कर रिपेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आप कितना माफ़ी चाहते हैं। तो ये 2 चीज़ें निम्रा ने बोला कि ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में प्ले कर रही थी जब मैं नमल लिख रही थी। इसी बात पे मैंने निम्रा से पूछा, जब मैं नमल पढ़ भी रही थी और जब वो वाक़या होता है जब सादी एक बंदे को अपनी जान बचाने के लिए कत्ल कर देता है, तो पूरे बुक में ना उसमें इस तरह पोर्ट्रे किया गया है, इस तरह लिखा है निम्रा ने, जैसे सादी में एक बुराई आ गई है, सादी के दिल पे एक काला स्पॉट आ गया है, सादी में एक चेंज आ गया है। तो मेरा क्वेश्चन ये था निम्रा से कि सादी ने तो जो कत्ल किया था वो बाय मिस्टेक किया था, उसने गलती से किया था, उसने इरादतन या जानबूझ के नहीं किया था। तो फिर ये इम्प्रेशन क्यों दिया जा रहा था नावल में, या हमें ऐसा क्यों फ़ील हो रहा था कि सादी ने वाकई कोई गुनाह कर दिया है, जानबूझ के कोई गुनाह कर दिया है। तो उन्होंने बोला कि जब आप कत्ल करते हैं, जब आप कोई काम गलत करते हैं, तो आपके अंदर एक चेंज आता है। नमल का सबसे बड़ा लेसन ये है कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। जब आप कोई काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ आपको रिज़ल्ट फेस करना पड़ता है। तो सादी जैसा इंसान, सादी यूसुफ जैसा इंसान, जब एक इतनी बड़ी उससे चीज़ हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसके अंदर चेंज ना आए, उसको ट्रॉमा ना हो, वो इसके बारे में सोचे नहीं, इमोशनली एंड फिज़िकली उसके अंदर चेंज आया होगा, इसलिए सादी के साथ ये हुआ। और दूसरी बात ये है कि ये फेयर बात नहीं है कि हम बोलें सादी बहुत इनोसेंट है, सादी बहुत वो है, तो इसलिए सादी कुछ भी करेगा तो सादी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जस्ट बिकॉज कि वो एक इनोसेंट इंसान है। लेकिन मेरा उनसे ये सवाल था निम्रा से कि मुझे ये बात समझ आ रही है, ये बात मुझे बिल्कुल समझ आ रही है कि सादी ने एक गलती की है या सादी से एक जुर्म कमिट हो गया है इवन बाय मिस्टेक, तो उसका ट्रॉमा होगा, वो एक मेंटल एक उलझन से गुजरेगा या दर्द से गुजरेगा। लेकिन क्या ये ज़रूरी था कहना कि सादी के दिल पे एक ब्लैक स्पॉट आ गया है? क्या ये ज़रूरी था कहना कि सादी में इस तरह का चेंज आ गया है? तो निम्रा ने कहा कि मैं ये कहना चाहती थी कि जब भी आप कोई क्राइम कमिट करते हैं, वो भी कत्ल जैसा, तो अंदर से आप पोल्यूट हो जाते हैं। अगर आप कत्ल इरादतन भी करें तो आपको प्राइस देनी पड़ती है, और अगर आपसे कत्ल अपने दिफा में या बाय मिस्टेक भी हो जाए तो उसकी प्राइस देनी पड़ती है, विच इज़ ट्रू। ऐसा नहीं है कि आप दिफा में चले गए तो आपको कुछ ना कुछ आपको उसका जुर्माना देना पड़ता है। तो सादी के सिलसिले में भी ऐसा ही था। सादी के दिल में जो चीज़ हुई, जो सादी के अंदर चेंज आई, वो भी सादी को एक तरह से व्हाट ही हैड टू पे। अब अल्लाह ने ये तो बोला है कि शायद माफ़ी मिल जाए, लेकिन अल्लाह ने ये तो नहीं बोला या कहीं भी ये तो नहीं कहा गया कि आप ट्रॉमा से नहीं गुजरेंगे, आप पेन से नहीं गुजरेंगे। तो दैट इज़ ऑल जो सादी को करना था। उन्होंने एक और बड़ी मज़े की बात की, उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहती थी कि कत्ल करना एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम शायद समझ नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है वो कि आपने एक मूवी थी विच यू आर नॉट सपोज टू सी, जो अम्मा अब्बा ने या किसी ने मना किया कि आप नहीं देखें, और आपने चुप करके देख ली तो वो बात ख़त्म हो गई। वो एक छोटा मोटा क्राइम नहीं है, इट्स अ ह्यूज थिंग। तो अगर वो आपसे गलती से या आपसे जानबूझ के हो जाए तो उसका एक कीमत है जो आपको अदा करनी पड़ेगी। वो आपके अंदर एक चेंज भी ला सकता है, आपको एक ट्रॉमा से भी गुजार सकता है, आपको इमोशनल एंड फिजिकली चेंज भी कर सकता है। अगला सवाल,
सवाल में स्टोरी बहुत मज़े की है, इसलिए मैं थोड़ा सा, ऑल्दो सवाल सीरियस है और एंडिंग भी सीरियस है, लेकिन क्योंकि स्टोरी उसमें मज़े की है तो मैं थोड़ा सा इसमें निम्को के साथ खाते हुए आपको बता रही हूँ। सवाल मेरा ये था निम्रा अहमद से कि आपको कैसे ख्याल आया कि आप सूरह नमल को कनेक्ट करें अपने नावल से, या सूरह नमल से रिलेटेड एक नावल लिखें, ये ख्याल आपको कैसे आया? तो उन्होंने कहा कि जब मैं अलहुदा जाती थी तो मैं कोई बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, इन द सेंस कि मैं लेक्चर इतने गौर से नहीं सुनती थी, लेट भी हो जाती थी, और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट ये होता था कि तफसीर की क्लास, मुझे होता था कि अच्छा आज हम कौन सी नई आयत पढ़ेंगे, हम उसके बारे में क्या जानेंगे, और मैं वेट कर रही होती थी कि अच्छा ये मेरी ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों से कैसे मुझे ना मसले का हल देगा। और वाकई ऐसा होता भी था। जैसे उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मैं किसी से मेरी लड़ाई हो गई थी और मैं सोची थी अब मैं क्या करूं, मैं गई तो जो सबक उन्होंने उस दिन पढ़ा उसमें एक आयत आई जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि बुराई को भलाई से दूर करो और फिर वो शख्स ऐसा हो जाएगा जैसे तुम्हारा दोस्त। तो विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे उनको कुरान से हमेशा एक गाइडेंस मिल रही होती थी। तो एक दिन हुआ ये कि बनी इसराइल की सूरह जब ख़त्म हुई तो उनकी टीचर ने उनसे कहा कि आप लोगों ने इनकी आयत पे तदब्बर करना है, लेकिन किसी तफसीर की बुक से नहीं लिखेंगे आप लोग अपना सोच के लिखें। तो निम्रा ने सोचा कि यार लिखने का काम है, मैं तो बड़ा अच्छा कर लेती हूँ, तो मैं तो कर लूँगी। वो गई। अच्छा, निम्रा को ना बड़ा शौक है कि जब भी वो लिख रही हो कोई नया प्रोजेक्ट हो तो रजिस्टर अच्छा सा नया होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, पेन नया हो और उसकी निब जो है वो घिस नहीं गई हो। तो गई, उन्होंने एक बड़ा अच्छा खूबसूरत सा नया पेज खोला, नया पेन निकाला, लिखा, असर से मगरिब हो गई और वो लिखती गई। उन्होंने कोई 25 पेजेस लिखे और दूसरे दिन जाके उन्होंने अपनी जो ये असाइनमेंट थी वो सबमिट करा दी। जब सबमिट कराने गई तो लड़कियों ने कहा अच्छा तुमने कर ली, ये तो कंपल्सरी नहीं थी, ये तो साइड की थी, अगर कर लिया तो सही है, अगर नहीं किया तब भी सही है। तो इमरा को लगा कि अच्छा ये तो मैंने काफ़ी बेवकूफ़ी कर दी है, मैं ओवर स्मार्ट हो गई हूँ। लेकिन फिर उन्होंने ये भी सोचा कि शायद इसी बहाने टीचर्स मुझे अप्रिशिएट करें कि मैंने कितना अच्छा काम किया। खैर फिर एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, टीचर ने कुछ नहीं बोला तो उन्होंने जाके फिर अपनी उस्तानी को बोला कि आपने मेरी असाइनमेंट पढ़ी? उन्होंने कहा हाँ मैंने देखी है, मैं बताऊंगी। फिर 2 दिन और गुजर गए। फिर उन्होंने कहा कि एक दिन मैं 2-3 दिन के बाद मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं वज़ू करके वापस आ रही थी। अच्छा, निम्रा वो वाली स्टूडेंट है, वो लोग होते हैं जो वज़ू के बहाने निकल जाते हैं, फिर क्लास में देर से आते हैं और वज़ू भी आराम से करते हैं ताकि क्लास जितनी डिले हो सके। तो निम्रा वॉज़ वन ऑफ दो स्टूडेंट्स। तो निम्रा कह रही है मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं क्लास में अंदर आई और मैं आस्तीने ऊपर करके वज़ू करके और मैं उसके बाद नीचे करी थी आस्तीने, और मैं जैसे ही मैं क्लास में एंटर हुई ना तो सब लोगों ने मेरी तरफ देखना शुरू किया और बोला ये निम्रा है मैम, ये निम्रा है, ये निम्रा है। तो निम्रा ने सोचा कि ओहो मैंने क्या कर दिया। निम्रा अपने ज़माने में अलहुदा में, जो आई एम श्योर उन्होंने पहले भी इन्फॉर्मेशन कहीं शेयर की होगी, बहुत ही बागियाना किस्म के सवालात पूछा करती थी कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। और वहाँ पे अलहुदा में पर्ची सिस्टम होता था कि आप पर्ची पे अपना सवाल लिख के आगे कर देते थे। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा मेरा कोई बागियाना सवाल वाली पर्ची जो है ना वो पकड़ी गई है, तो अब मेरी शामत आएगी। तो खैर टीचर ने उनसे कहा कि आप निम्रा हैं? उन्होंने कहा जी मैं निम्रा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं आपको शक्ल से जानती थी, नाम से नहीं जानती थी, आप इधर आए। और उन्होंने निम्रा को अपने सामने बिठाया और फिर उन्होंने सबको बोला मैं पेजेस काउंट कर रही हूँ इनके असाइनमेंट के, आप मेरे साथ साथ काउंट करेंगे, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। तो उन्होंने काउंट किए कि 25 पेजेस थे। और फिर उन्होंने, सलमा बाजी नाम था उनका, उन्होंने हर आयत के तदब्बर पे निम्रा की असाइनमेंट पे लिखा हुआ था बारिकुल्ला फ़ी, कि अल्लाह आपके इल्म में बरकत दे, अल्लाह आपके काम में बरकत दे। जब निम्रा मुझे ये बता रही थी और जब मैं ये लिख रही थी असाइनमेंट, ये निम्रा का जवाब नहीं है, ये राबिया की थॉट्स हैं जो अब राबिया बता रही है, तो एक्चुअली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। और ये 2 दफ़ा हुए और मैंने सोचा था अल्लाह मियाँ प्लीज़ वीडियो करते हुए मेरी आंखों में आंसू ना आए, बड़ा ही जज्बाती इमोशनल सीन होगा। बिकॉज आई वाज लाइक कि देखिए अल्लाह ने कैसे रखा होता है कि वो लड़की जो अलहुदा में उस वक्त पढ़ रही थी, उसको नहीं पता था कि वो जो कर रही है इस वक्त, उसके वो 25 पेजेस ऑफ तदब्बर आगे जाके कितने लोगों की ज़िंदगियों पे इम्पैक्ट करेंगे और कितने लोगों की ज़िंदगियों में वो रहनुमाई करेगी, सुकून देगी। और वो एक मतलब अल्लाह ने उसके लिए एक चीज़ सोच के रखी थी जो उस लड़की को उस वक्त नहीं पता था, और उस वक्त भी उसका एक रास्ता खुद ब खुद बनता चला जा रहा था। बस ये चीज़ मुझे इतनी इमोशनल सी लगी, मुझे आई डोंट नो मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ या ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, बट ये ख्याल मेरे दिमाग में आया। उसके साथ ही मैं निम्को खा रही हूँ ताकि अगर आंसू कोई आए हैं तो अंदर चले गए हो वापस।
निम्रा ने कहा कि जो सलमा बाजी थी उनका तदब्बुर बहुत अच्छा था और उनकी बहुत सी उन्होंने उनसे इंस्पायर हो के उन्होंने तदब्बुर करना सीखा। और शहद की मक्खियों वाला वाक़या भी जो है वो एक्चुअली सलमा बाजी की तरफ से है। उनकी क्लास में शायद ये किसी को बात याद नहीं थी, लेकिन निम्रा को ये बात याद थी और उन्होंने यूज़ की फिर ये। तो जब सूरह नमल का तदब्बुर कर रही थी सलमा बाजी, तो निम्रा उनको सुना करती थी और बहुत गौर से सुना करती थी। अकॉर्डिंग टू निम्रा सब दफ़ा नहीं सुना, लेकिन बहुत दफ़ा सुना। और तभी निम्रा ने सोच लिया था कि मैं सूरह नमल पे एक नावल लिखूँगी। उन्होंने कहा कि मैंने सूरह नमल के सारे वाक़यात सबका एक चार्ट बनाया था, पूरा ग्राफ बनाया था, और फिर मैंने देखा कि इसमें क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ एक पूरे वाक़यात सारे जो सूरह ऊपर नीचे जा रही है उसमें क्या कॉमन है, और वो थी फैमिली वैल्यूज़। सूरह नमल जो है वो फैमिली वैल्यूज़ के बहुत बहुत करीब है, और उसमें एक चीज़ कॉमन थी, वो थी औरतें जो होती हैं, फीमेल जो हैं, वो एक पैक की तरह रहती हैं, एक साथ रहती हैं, और ये कि वो पूरी फैमिली को सबको जोड़ के रखती हैं। तो ये इंस्पिरेशन थी निम्रा अहमद की सूरह नमल यूज़ करने की अपने नावल में। जब उन्होंने जन्नत के पत्ते लिख ली थी तो उसके बाद कुछ थोड़ी देर के लिए ना वो अलहुदा से और कुरान से थोड़ा सा दूर हो गई थी, लेकिन फिर उसके बाद वो शी वेंट बैक टू अलहुदा कि उनको अपनी डिग्री चाहिए थी। लेकिन अलहुदा ने बोला कि आपकी तो छुट्टियां बहुत ज़्यादा हैं, तो या तो आप वापस आके क्लासेस लें, या फिर और क्लासेस उनको लेनी थी नहीं थी, क्योंकि बोरिंग होता है वही चीज़ जो आप पढ़ चुके हो दोबारा पढ़ें। तो उन्होंने कहा दूसरा ऑप्शन क्या है? उन्होंने कहा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप काम करें अलहुदा पे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ कुछ। उन्होंने कहा लाइब्रेरी में हमें हेल्प की ज़रूरत है, तो आप लाइब्रेरी में हमारी हेल्प कर दें। तो निम्रा ने कहा बहुत अच्छी बात है। निम्रा गई लाइब्रेरी में। उन्होंने कहा आपका काम सिर्फ इतना, एक बुक्स का अंबार लगा हुआ था, एक रैक पूरा पड़ा हुआ था बुक का, कि आप ये रैक हमारा बुक्स का जो है ना ये सॉर्ट आउट कर दें। करना आपने ये कि पेज 73 एक सीक्रेट कोड है जो हर बुक के पेज 73 पे आपने डालना है, और फिर आपने स्टैम्प करना है, फिर आपने बुक का नंबर रजिस्टर में लिखना है, और दैट्स ऑल। और ज़्यादा ज़्यादा ना 3 मिनट लगते हैं एक किताब पे। तो निम्रा ने कहा मैं तो ये कर लूँगी, तो कोई काम ही नहीं है जी, चल लें। तो निम्रा ने स्टार्ट कर दिया, और निम्रा ने ना बड़ी, क्योंकि निम्रा इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। आई थिंक अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बातों से उनकी मुझे लगता है कि शी उनको अच्छा लगता है कि हर चीज़ ना बड़े तौर तरीके से। तो निम्रा गई, उन्होंने पूरी 100 किताबें चुन के निकाली, उनको साइड पर कर दिया, और वो बैठ गई कि अच्छा जी अब मैं ये अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो फिर उन्होंने एक किताब उठाई, फिर उन्होंने दूसरी किताब उठाई। अच्छा, तो निम्रा ने मुझसे पूछा कि अच्छा राबिया तुमने कितनी किताबें की होंगी? मैंने अपनी तरफ से कहा कि बड़ा अपनी तरफ से तीर मारा कि 10 किताबें की होंगी आपने ज़्यादा। मैंने कहा ये प्ले कर रही है नेगेटिव में जाने के लिए कि कम किताबें की, और रीज़न मुझे बाद में बताएंगी। तो उन्होंने कहा मैंने सिर्फ 3 किताबें की उस दिन। मैंने कहा पूरे दिन में आपने 3 किताबें की, क्यों? तो उन्होंने कहा कि कोई भी किताब पेज 1 से इंटरेस्टिंग नहीं होती, लेकिन पेज 73 से हर किताब इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही मैं पेज 73 खोलती थी और मैं सीक्रेट कोड लिखना शुरू कर देती थी, साथ ही मैं किताब पढ़ना शुरू कर देती थी, तो वो इतनी इंटरेस्टिंग होती थी कि मैं आधे घंटे पौने घंटे के लिए मैं किताब में गुम हो जाती थी, मुझसे किताब रखी नहीं जाती थी। फिर कोई आता था और मुझे हिलाता था कि वेल सुनो तुमने काम करना है, फिर वो काम पर दोबारा लिखती थी। तो इस तरह उन्होंने उस वक्त लाइब्रेरी में कितनी किताबें थी जो उन्होंने पढ़ी। आई थिंक जितनी किताबों को उन्होंने उस दिन स्टैम्प लगाया, नंबर लगाया, उस पूरे टेन्योर में उन्होंने कोई भी किताब पढ़े बगैर नहीं रखी। और इसी पूरे प्रोसेस में उनको दुआए शाफ़ी दोबारा मिली, उनको बहुत सी दूसरी किताबें, इस्लामी किताबें नज़र आईं, और उनको गुनाह कबीरा से रिलेटेड भी बहुत सी किताबें नज़र आईं, कत्ल से रिलेटेड बहुत सी किताबें नज़र आईं। एंड दैट्स हाउ हर चीज़ करीब आ गई। और यही वो टाइम था। अच्छा, ये मैं बताना भूल गई कि जब उन्होंने लाइब्रेरी में काम स्टार्ट किया था उस वक्त उन्होंने ज़ुमर का कैरेक्टर एक ना स्केच लिखा हुआ था हल्का सा, बट नमल एज सच पूरी उसमें आई नहीं थी लेकिन वो जब ये लाइब्रेरी का पूरा वाक़या हुआ और उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू की, तो उन्होंने फिर हनीन का कैरेक्टर क्रिएट किया और ये सोचा कि हनीन इस तरह किताबों में जंप लगा दिया करेगी। दिस इज़ वेयर द इंस्पिरेशन ऑफ हनीन गोइंग इन द बुक्स केम फ्रॉम। और उसी वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि अच्छा ये मैं कनेक्ट करूँगी सूरह नमल को इस कहानी से और कत्ल से और ये सब चीज़ें। तो ये बहुत सी चीज़ें थी जो ब्लॉक्स थे जो मिल के वाक़यात हो रहे थे विच केम टुगेदर। सो ये भी मुझे इतना बात लग रही थी कि देखिए अल्लाह ने सोचा होता है ना, अल्लाह ने लिखा था कि वो लाइब्रेरी जाएं, वो सारी किताबें पढ़ें, उनके दिमाग में ये सारे ट्विस्ट्स टर्न्स आएँ, ये सारे आइडियाज़ आएँ नमल लिखने के लिए, और फिर नमल लिखी जाए। सादी बेचारी ने क्या किया था, सादी को हीरोइन क्यों नहीं दी निम्रा आपने? तो निम्रा ने कहा कि
आबदार की एंट्री इसीलिए हुई थी फर्स्ट और सेकंड ड्राफ्ट में, उन्होंने आबदार को एज अ सादीज़ हीरोइन ही इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन और उनका दिमाग में ये था कि सादी के साथ जो है ना वो आबदार होगी और आबी इंटरेस्टेड होगी, अच्छा नहीं हाँ सादी के साथ आबदार आएगी और हाशिम जो है वो इंटरेस्टेड होगा आबदार में और आबदार इंटरेस्टेड होगी सादी में, तो इससे एक लव ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नमल के जो कैरेक्टर्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि आप उन पर अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। तो थर्ड ड्राफ्ट तक जब वो पहुंची उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं लिखा जा रहा था, मुझसे नहीं हुआ कि मैं सादी की हीरोइन करूँ। और सादी का कैरेक्टर ऐसा था, शी फेल्ट कि ही डजंट नीड अ हीरोइन इन हिज लाइफ एट दैट टाइम। उसके दिमाग पे और उसकी ज़िंदगी में इतनी चीज़ें थी कि उसके पास उस वक्त लव के लिए कोई टाइम नहीं था। दूसरा चक्कर ये हुआ, उसी पे उन्होंने मुझे बताया कि जो उनकी एडिटर थी नॉवल डाइजेस्ट की, तो उनकी तरफ से भी बहुत प्रेशर आ रहा था कि भाई शादी की हीरोइन होनी चाहिए, हीरोइन लाओ, कैरेक्टर डेड हो जाएगा, स्टोरी मज़ा नहीं आएगा। लेकिन वो क्योंकि वो लोग एडवांस में चलते तो उन्होंने 3 किस्तें पहले से लिख के दी हुई थी। लेकिन निम्रा ने कहा कि जब तक मैं पहुंची उस पॉइंट पे मैंने आबदार को एंटर तो करा दिया था, लेकिन मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा था। शी सेड इट वाज इतने दिन गुजर गए, 1 महीना 2 महीना गुजर गया, मुझे राइटर्स ब्लॉक हो गया, मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा था एंड उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ। फिर उन्होंने गई वो अपने चचा के पास, जो चचा से जिनके बहुत क्लोज़ हैं और वो हर दफ़ा जब भी उनको कुछ होता है वो उनसे जाके बात करती हैं, उनसे गाइडेंस लेती हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि देखो उन्होंने इमाम गज़ाली की बात बताई, उनको इधर उधर की बातें बोली। उन्होंने कहा 4 चीज़ें होती हैं, देखो टेम्परामेंट, टेक्निक, टैलेंट और पैशन। तो तुम्हारे पास टैलेंट है कि तुम लिख सकती हो, टेम्परामेंट है कि तुम क्रिटिसिज्म ले सकती हो या नहीं ले सकती हो, टेक्निक भी तुम्हें आती है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा पैशन मिसिंग है। गो बैक एंड फाइंड आउट कि किस वजह से तुम लिख रही थी, ये जो तुम जो कुछ भी कर रही थी जिसमें तुम्हें मसला हो रहा है वो तुम किस वजह से कर रही थी, और फिर सोचो कि क्या तुम उसी वजह से अभी तक कर रही हो। तो निम्रा ने कहा कि मैं बहुत कंफ्यूज हुई कि मेरा क्या पैशन था या मेरे पैशन का मेरे राइटर्स ब्लॉग से क्या ताल्लुक़ है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि मैंने नमल क्यों लिखी थी। तो उन्होंने कहा कि नमल कभी भी हीरो हीरोइन की कहानी नहीं थी, नमल एक कहानी थी जो रिवेंज, इंतकाम या इंसाफ की कहानी थी। तो सादी को तो हीरोइन नहीं चाहिए थी, हीरो हीरोइन तो ज़ुमर और फारिस थे आपके पास, तो इसलिए सादी के कैरेक्टर के लिए ज़रूरी नहीं था कि लव एंगल लाया जाए, और सादी लव एंगल के बगैर ही हमारे दिलों पे राज कर रहा था। तो मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगी, और ये नमल में मेरी ऑब्जर्वेशन भी थी। आई मीन कैरेक्टर है सादी का एक जिसका कोई लव इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी कोई रोमांटिक स्टोरी नहीं है, लेकिन वी ऑल लव्ड हिम, वी वर रूटिंग फॉर हिम एंड वी कुडंट वेट टू सी कि आगे सादी के साथ क्या होगा। एंड आई थिंक दैट्स एन अमेजिंग अचीवमेंट ऑफ अ राइटर के किसी भी रोमांस के बगैर उन्होंने एक कैरेक्टर, एक स्टोरी लाइन को हमारे दिल के इतने करीब कर दिया था। आपको एक बात बताना तो भूल गई, तो आबदार की एंट्री तो हो गई थी, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था निम्रा ने कि ये सादी की हीरोइन नहीं होगी। तो अब उन्होंने सोचा कि यार मैं क्या करूं, आबदार किसके पल्ले मारूं, किसके पल्ले बांधूं, मारूं नहीं बांधूं। फिर उन्होंने सोचा इसको फारिस के साथ कर देती हूँ और ज़ुमर के साथ एक जेलिसी का एंगल निकाल लेती हूँ, वो मज़े का लगेगा कि फारिस, ज़ुमर और आबी जो है वो एक ट्रायंगल सा बन जाएगा और थोड़ा जूसी मटीरियल हो जाएगा। तो ये थी कहानी अबाउट फारिस, अबाउट सादी लव एंगल। मैंने उनसे पूछा, एक जगह निम्रा अहमद ने लिखा था कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर जो उन्होंने लिखा वो सादी का था। मुझे लगता है जो कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर उन्होंने लिखा नमल में वो था हनीन का। मुझे हनीन इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगती थी, मतलब एक वक्त में उसकी बहुत से रंग होते थे, बहुत से रुख होते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने हनीन को लिखते हुए आपके दिमाग में क्या था, क्या हनीन एक लड़कियों के लिए सबक है, क्या हनीन एक आम लड़की को रिप्रेजेंट कर रही है, हनीन के थ्रू आप क्या करना चाह रही थी, हनीन क्या है, हनीन की इंस्पिरेशन क्या है। तो उन्होंने लिखा कि हनीन, अक्सर लोग राइटर से पूछते हैं कि वो आपकी कहानी का कौन सा कैरेक्टर है, अक्सर लोग राइटर्स से पूछते हैं कि आपकी कहानी का वो कौन सा कैरेक्टर है जिसमें आप अपने आप को देखते हैं। तो उन्होंने कहा तालिया और हनीन में भी वो कैरेक्टर है जिसमें मैं अपने आप को देखती हूँ। शी सेड ज़ुमर इज़ नॉट वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स। ये तो मुझे इतना शॉक लगा था, लाइक रियली वी ऑल लव ज़ुमर एंड हाउ कैन यू नॉट लव ज़ुमर। सो बिकॉज शी सेड शी इज़ वेरी बिटर और थोड़ी सड़ी हुई भी है। सो उन्होंने कहा कि हनीन, एक और चीज़ उनको बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी कि जब हनीन का कैरेक्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था तो हनीन को ना बहुत ज़्यादा हेट मिली थी, लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, और वो इसलिए कर रहे थे कि दे कुडंट अंडरस्टैंड कि हनीन हाशिम जैसे इंसान से क्यों मोहब्बत करती है। तो निम्रा ने कहा कि
आपको मालूम था कि हाशिम कारदार कौन है, रियलिटी उसकी क्या है, लेकिन आप में से बहुत से लोग फिर भी उसको पसंद करते थे, मैं उनमें शामिल नहीं हूँ। हनीन को तो मालूम ही नहीं था कि हाशिम कारदार कौन है, उसके लिए तो वो एक ग्लैमरस, बहुत खूबसूरत बोलने वाला, एक गुड लुकिंग बंदा था, तो उसको हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं उस एक्शन के लिए जब हनीन को मालूम ही नहीं कि उस बंदे की रियलिटी क्या है। और उन्होंने कहा कि हनीन से गलती हो रही थी, उसकी एक गलती थी, उसको कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़े, लेकिन उसके लिए उसको ज़िम्मेदार ठहराना या हेट करना मे बी इज़ नॉट करेक्ट। उन्होंने कहा कि शायद हाँ, मैं लड़कियों को एक सबक देना चाह रही थी कि आप जो काम करती हैं उसको देखभाल के सोच के करना चाहिए। लेकिन हनीन जैसे लोगों में ना एक चीज़ होती है जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मे बी हनीन लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन एक चीज़ जो इंटेलिजेंट जो शायद सब लोगों में नहीं होती, वो ये है कि ऐसे बच्चे घरों में थोड़े से लॉस्ट होते हैं, उन्हें कोई एंकर चाहिए होता है, और हनीन भी ऐसा ही थी। बट ऑन माई ओन, निम्रा ने नहीं बोला, मुझे लगता है कि हनीन रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि आजकल की लड़कियां लॉस्ट ही होती हैं, वो एज ऐसी होती है जब आप ढूंढ रहे होते हैं, आप थोड़े से लॉस्ट होते हैं। सो कमिंग बैक टू हनीन, उन्होंने कहा कि फर्स्ट और सेकेंड ड्राफ्ट में उन्होंने हाशिम कारदार के कैरेक्टर को मार दिया था, और होता ये कि हनीन उसकी ग्रेव पे जाके, उसकी कब्र पे जाके पे जाती है उसकी कब्र पे। लेकिन फिर जब थर्ड ड्राफ्ट उन्होंने लिखा तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं हाशिम के कैरेक्टर को मारूंगी नहीं, इट विल बी टू ईजी फॉर हिम, यू नो, ही शुड सफ़र अ लिटिल बिट। तो हनीन एंड तक, नॉवल ख़त्म होने के बावजूद भी, मतलब कि एंड तक हाशिम कारदार की मोहब्बत से कभी निकल नहीं पाई थी। और शायद यही होता है कि हम लोग जो होते हैं कभी भी, वी कैन नेवर लर्न टू अनलव, यू नो। हनीन अपनी हीरो ज़रूर थी, लेकिन वो हाशिम कारदार की मोहब्बत से कभी निकल नहीं पाई थी। आपको सबक नहीं दे रही हूँ, मैं इस ब्लैक बोर्ड पे कोई नमल से रिलेटेड पोइम्स या कोई नंबर्स नहीं लिख रही हूँ जो मैं आपको याद करने के लिए बोलूँगी। थोड़ा सा एंगल डिफरेंट लाने के लिए वीडियो में मैंने इसको यूज़ किया है। अच्छा, निम्रा ने मुझे बताया कि जब वो नमल लिख रही थी तो नमल में 2 कैरेक्टर्स थे जो कि फर्स्ट और सेकंड ड्राफ्ट में उन्होंने मार दिए थे, लेकिन जब वो थर्ड ड्राफ्ट लिखने लगी तो उनसे वो नहीं मारे जा रहे थे, शी कुड नॉट किल दोज कैरेक्टर्स। कैन यू गेस वो कौन से हैं? एक का नाम तो मैंने लिखा हुआ है, नुदरत, जो कि सादी की अम्मी, और दूसरी क्या ख्याल है, दूसरे थे बड़े अब्बा। मेरी राइटिंग कितनी अच्छी है। सो होना ये था फर्स्ट और सेकंड ड्राफ्ट में कि सादी जब मिसिंग होता है, याद है आपको, जब सादी गायब हो जाता है, तो होना ये था कि पीछे से 2 डेथ्स हो जाती हैं और वो इन लोगों की होती हैं, और जुमर की शादी हो जाती है और जुमर अकेले रहना शुरू हो जाती है उन लोगों के साथ, एंड इस तरह करके। बट शी सेड कि जब मैं थर्ड ड्राफ्ट पे पहुंची तो मुझसे हो ही नहीं रहा था, मुझसे सादी की अम्मी को मारा ही नहीं जा रहा था, एंड ऑल्सो शी थॉट कि मुझे पोइटिकली बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मैं इतने लोगों को मार दूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं इन लोगों को नहीं मारूंगी, लेकिन अब उनके साथ मसला ये था, उन्होंने सोचा अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये 2 कैरेक्टर्स जिनकी मेरी स्टोरी में जगह नहीं थी, इनको मैं कैसे आगे लेके चलूँ। लेकिन एक और बात भी थी कि दीज वर द ओनली 2 कैरेक्टर्स हु वर पॉजिटिव, यू नो। बाकी सब जिनके कोई पास्ट में कोई बड़े गुनाह नहीं थे, कोई स्केलेटन इन द क्लॉजेट नहीं थी, बाकी सबकी एक स्टोरी थी, इनकी कोई बैक स्टोरी भी एज सच नहीं थी। नुदरत की तो फिर भी थी। सो उन्होंने कहा कि फिर भी, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी चलती गई, समहाउ दोनों कैरेक्टर्स खुद ही होते गए और बड़े पॉजिटिव होते गए और बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ा। एक और बहुत ही मज़े की उन्होंने मुझे बात बताई कि जब सादी को निम्रा की अम्मी जो है ना वो फॉलो करती थी बहुत ज़्यादा, तो एक दिन निम्रा की जिस किस्त में नौशेरवा सादी को मारता है, यू नो, वो किस्त है ना जब वो उसको पकड़ता है और वो खूब मारता है और उसके पाँव उसके मुंह पे अपने बूट से मारता है बार बार। तो वो किस्त पढ़ने के बाद निम्रा की अम्मी ने उनको मैसेज किया, टेक्स्ट मैसेज आया, उस ज़माने में टेक्स्ट मैसेजेस होते थे, और उन्होंने कहा कि तुमने उसको मारा नहीं, लेकिन तुमने उसको इतना जलील किया। क्या सादी डिज़र्व करता था कि उतना जलील किया जाए? नौशेरवा ने उसके मुंह पे अपने बूट से मारा, तुमने ये क्यों किया? अगर तुमने सादी को मारा अगली किस्त में तो तुम घर वापस मत आना। दैट वाज सच ए क्यूट मैसेज। निम्रा कह रही है मैं पढ़ रही हूँ, मैं हंसी जा रही हूँ कि अम्मी कितनी जज्बाती हो रही है, और मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया। मुझे ये बहुत ही खूबसूरत किस्सा लगा था जो निम्रा ने हमारे साथ शेयर किया। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूर समझूंगी। अच्छा, अगली बात मैंने क्या पूछी? मैंने पूछा ये, अगर आई डोंट नो आपका सवाल था या कभी था या नहीं था, मेरा सवाल, जुमर एंड सादी और टीम नंबर 2 कौन सी है? फारिस एंड हनीन। टक टक
टक टक कितनी आवाज़ आ रही है आपको मेरे माइक में से। सो मेरा क्वेश्चन ये था, क्या शुरू से ये 2 टीम्स थी? क्या आपने शुरू से ये प्लान किया हुआ था कि सादी और ज़ुमर होंगे और हनीन और फ़ारिस होंगे? नावल में कंटिन्यूसली शुरू में बहुत देर तक ऐसा होता है कि ये लिखा हुआ ये इंप्रेशन आता है कि सादी ज़ुमर के साथ और ज़ुमर सादी के साथ है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे हुआ कि नहीं यार, हनीन हैज़ फ़ारिस। अगर आप देखें तो फ़ारिस बचपन से हनीन के लिए चीज़ें कर रहा होता था और हनीन भी उसके साथ बहुत अटैच थी। तो मैंने ये फिर सवाल किया कि ये शुरू से इंटेंशन था आपका, आपने ऐसे 2 टीम्स डेवलप की थी? तो निम्रा ने कहा कि नहीं, सादी और ज़ुमर शुरू से उनके दिमाग में था कि ये टीम होगी, लेकिन फर्स्ट के बाद सेकेंड ड्राफ्ट में फ़ारिस और हनीन की रिलेशनशिप बिल्ड होना शुरू हो गई थी एंड दे बिकेम अ टीम लेटर ऑन। आई होप आपको मज़ा आ रहा है मेरी इन्फॉर्मेशन से। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम कुछ सीरियस सवालों की तरफ। मेरा पहला सवाल निम्रा अहमद से ऑन द सीरियस लेवल ये था कि आपने नमल लिखी है इंसाफ के लिए, आपने नमल लिखी है रिवेंज के बारे में, लेकिन रिवेंज से ज़्यादा इंसाफ के लिए लिखी है आपने, ठीक है, लेकिन सादी को इंसाफ नहीं मिलता और सादी जाता है कोर्ट के थ्रू, लेकिन अदालत उसको इंसाफ नहीं देती। तो आप क्या मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रही हैं? क्या ये वो सारा पर्पस जिसके लिए आपने लिखा है उसको डिफ़ाइन ही करता अगर सादी को अदालत से इंसाफ नहीं मिल पा रहा? तो निम्रा अहमद ने मुझे उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब मैंने नमल लिखना शुरू की थी, दो चीज़ें मैंने पहले से ही लिख दी थी। एक ये कि सादी को इंसाफ नहीं मिलेगा और दूसरी ये कि नौशेरवा को सज़ा नहीं होगी। उन्होंने कहा ये 2 रीज़न्स थे मेरा ऐसा करने के। पहली बात ये कि मैं रियलिटी दिखाना चाहती थी कि पाकिस्तान में और मोस्टली जगहों पे भी अदालत से आपको इंसाफ नहीं मिलता। अगर मैं एक बहुत ही खूबसूरत अफसानवी सिनारियो दिखाती तो वो रियलिटी के करीब नहीं होता और अजीब सा फ़नी सा लगता। दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि मैं हाबील और काबील का किस्सा जो है वो नौशेरवा और सादी के थ्रू पर्सोनिफाई करना चाह रही थी। अगर आपको याद हो तो काबील ने हाबील को मारा था और उसके बाद अल्लाह ताला ने काबील को कत्ल करने की बात या काबील को हैंग करने की बात नहीं बोली थी, उसका सज़ा का हुक्म नहीं दिया गया था। बेसिकली कहने का मकसद ये कि अल्लाह जब काबील ने कत्ल कर दिया तो उसको मारने का हुक्म नहीं आया था। उसके जिस्म पे एक मोहर लगा दी गई थी, एक निशान था और वो जगह जगह दुनिया में पहाड़ों में गलियों में फिर रहा था, घूमता जा रहा था और उसको मौत नहीं आती थी। वो चाहता था कि कोई उसे मार दे लेकिन कोई उसे मारता नहीं था और लोग उसको देखते थे, लोगों को पता था कि ये कौन है और उस वक्त उसको नहीं पता था कि वो अपनी जान भी ले सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये एक तरह से ये किस्सा, ये कहानी जो है वो लोगों को रिमाइंड कराना चाह रही थी। और फिर जब निम्रा ने मुझे ये बोला तो मुझे ये बात भी आया कि जो भी बात थी नौशेरवा की शक्ल तो सबको पता चल गई थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो कुछ सब कुछ हुआ था नावल में वो दुनिया में कहीं भी चला जाता, लोगों को पता था, उसका एक पास्ट तो आ गया था, उस पर एक धब्बा तो लग गया था। सो मुझे ये बहुत ही खूबसूरत बात लगी, खूबसूरत जस्टिफिकेशन लगी निम्रा की इस चीज़ के बारे में। मेरा दूसरा सवाल निम्रा से ये था कि आप भी और बहुत से राइटर जो हैं वो हमेशा कहानी में अल्लाह के थ्रू सज़ा दिखाते हैं, जिस पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये तो मकाफ़ात अमल दुनिया होता है, लेकिन हम अदालत के थ्रू इंसाफ क्यों नहीं दिखाते? ऐसा क्यों नहीं होता कि मुजरिम को अदालत पकड़े, पुलिस कुछ करे, क्या हम उसके ज़रिए लोगों से उम्मीद नहीं ले लेते, होप नहीं ले लेते? मतलब हम ये दिखाने के बाद क्या ये नहीं बोल रहे होते लोगों को कि अगर किसी के दिमाग में ख्याल भी आए। अच्छा, निम्रा ने इस सवाल का कहीं जवाब दिया था एक जगह, और निम्रा ने ये कहा था किसी और, वो जो आर्टिकल मैंने आपको बताया ना शुरू में, उसमें निम्रा ने कहा था कि मेरा मकसद ये कि जब भी आप खड़े होते हैं किसी नाइंसाफ़ी के केस, जद्दोजहद करते हैं, तो ये बात याद रखें कि आपको रिजल्ट मिले ना मिले, आपको इंसाफ मिला ना मिले, वो जो दूसरी साइड है जो गलत है, जो नाइंसाफ़ी की है, वो वीक हो जाती है और इंसाफ की और हक़ की साइड मजबूत होती जाती है। तो मैंने निम्रा से कहा कि मुझे ये सब बातें सही है, एग्रीड है, बट मुझे लगता है कि अगर आप लोग अदालत का इंसाफ नहीं दिखाते तो क्या आप लोगों से उम्मीद नहीं ले लेते कि अगर किसी इंसान को उम्मीद भी है, होप भी है, वो सोच भी रहा है कि यार मैं इस चीज़ के लिए फ़ाइट करूँ, तो वो भी गिव अप कर देगा कि चलो अल्लाह ताला ही मेरी सज़ा, मेरे लिए बदला ले लेंगे, क्योंकि अदालत से तो मुझे सज़ा नहीं मिलेगी। तो निम्रा ने मुझे कहा कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बात है और हमेशा लोगों को उम्मीद दिखानी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने 2 केसेस थे नवल में, एक केस में जीत होती है और सादी के केस में जीत नहीं होती है, तो टू बैलेंस इट आउट मैंने थोड़ी सी होप देने की कोशिश की थी। दूसरा उन्होंने कहा, और इसके लिए मैं नोट्स को एक दफ़ा देख लूँ ताकि मैं भूल नहीं जाऊँ, उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कर देती हैप्पी तो फिर बहुत प्रिडिक्टेबल होता और फिर राइटर को मज़ा नहीं आता। मतलब सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सादी को इंसाफ मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने लोगों को एक सरप्राइज़ दिया और एक डिफरेंट थॉट दी लोगों को सोचने के लिए, ताकि लोग
उसके बारे में सोच सकें। नमल के एंड में एक पोइम है, लास्ट पेज पे, किसी जिन की तरह, किसी परी की तरह अगर कभी तुम्हें कोई कहे कि इंतकाम का चक्कर कभी ख़त्म नहीं होता, तो यकीन कर लेना, क्योंकि हर इंतकाम के आखिर में नए सिरे से बदला लेने के लिए, इस चक्कर को दोबारा शुरू करने के लिए एक सर्वाइवर ज़रूर बच जाता है। तो ये जो लाइन थी ना, हर इंतकाम के आखिर में नए सिरे से बदला लेने के लिए, तो मैंने निम्रा से पूछा कि क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि हमें हमेशा माफ़ कर देना चाहिए? तो फिर हम इंसाफ कैसे करेंगे? क्या हम किसी से बदला लेने की कोशिश नहीं करें? क्या हम हर चीज़ को ओवरलुक कर दें? तो फिर हम इंसाफ कैसे हमें मिलेगा? हमें हमारा हक़ कैसे मिलेगा? आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं? क्योंकि मुझे ये लग रहा था जैसे वो कह रही हैं, इंतकाम स्टार्ट्स रिवेंज, यू नो। तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रही कि हर बार माफ़ कर देना चाहिए। उन्होंने कहा मैं ये कह रही हूँ कि जब भी आप इंतकाम लेने के लिए जाते हैं, इवन अगर आप अदालत के थ्रू जाते हैं, जैसे कि सादी जा रहा था, तो वो भी एक रिवेंज का चक्कर है, वो भी एक रिवेंज का तरीका है, वो भी एक जर्नी है। तो बस आप ये सोचें कि जब भी आप इंतकाम लेने के जर्नी पे स्टार्ट करते हैं, तो 2 कब्रें खोदें। वो कहते हैं ना, एक बड़े बूढ़े की सही है कि 2 कब्रें खोदें। इस जर्नी में कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके लिए तैयार रहें, लाइफ फेयर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रही हूँ। डॉक्टर सारा की मिसाल लें, उन्होंने तो माफ़ कर दिया था, लेकिन वो किस किस्म की ज़िंदगी गुजार रही थी? अजीब बुज़दिल सी औरत थी, वो अजीब सी ज़िंदगी गुजार रही थी, ऑनरेबल ज़िंदगी तो नहीं थी। तो वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इस चीज़ का बदला लेना है, इस चीज़ के लिए फ़ाइट करना है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार है। फिर उन्होंने एक बात और बोली कि देखिए, फ़ारिस और उसकी जो फैमिली थी, उन्होंने हमेशा सही रास्ता तो नहीं चुना था इंतकाम लेने के लिए, बदला लेने के लिए। उन्होंने भी तो बहुत सी ऐसी हरकतें की थी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। तो ये एक साइकिल है, जब आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें ऐसी करते हैं चाहे जिसके लिए आप तैयार नहीं हो। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं अपनी कहानियों को हमेशा उस मोड़ पे ख़त्म करती हूँ जहाँ मैं लोगों को ये मैसेज दे सकूँ कि लाइफ गोज़ ऑन। ये बात उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में बोली थी जब लोगों ने कहा कि सोनिया ज़िंदा क्यों रहेगी और सोनिया इतनी बिटर क्यों है। तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी चलती रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उन्होंने एक और बड़े मज़े की बात बोली कि सोनिया जो है, वो उससे रिलेटेड उनको बड़े मैसेजेस आते थे इमोशनल, कि सोनिया उसको माफ़ कर देगी जब सोनिया को पता चलेगा कि फ़ारिस उसका इतना ख्याल रखता था। सोनिया बड़े होकर वापस आएगी और सोनिया जो है वो उनकी फैमिली को मिलेगी और फिर वो दोबारा उनके साथ अच्छी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मैं कहानी को ऐसे मोड़ पे ख़त्म कर रही हूँ कि लोगों का दिमाग चलता है, लोग डिफरेंट सिनारियोज़ निकालते हैं। ये नहीं कि उन्होंने बुक पढ़ी और बंद करके रख दी, यू नो। अब इसी पे मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि सोनिया की जो एंडिंग उन्होंने की, कि सोनिया को उन्होंने एंड में जो दिखाया कि वो एक तरह से जा रही है और हम सबको इम्प्रेशन पड़ा है कि वो बदला लेगी, तो ये थोड़ा सा अनफेयर नहीं था रीडर्स के साथ? ये क्या गलती नहीं थी कि उनको गलत तरीके से उम्मीद दिला रहे हैं हम, एक गलत सी उम्मीद के शायद नमल पार्ट 2 आएगा, जो कि निम्रा ने अपने बहुत सी जगहों पे बताया कि नमल पार्ट 2 नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा, तो वो हंसने लगी, उन्होंने कहा शायद हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कभी कभी अच्छा होता है कि थोड़ा सा रीडर्स को भी हम तंग करें। हमें भी तो रीडर्स इतना तंग करते हैं कि किस इतनी थोड़ी छोटी क्यों लिखी, थोड़ा लंबा लिखते, इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं स्टोरीज़ को उस जगह ख़त्म करूं जहां पे लोग एकदम से चीज़ें चेंज हो रही हैं और लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हों और लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हों। और ये भी कि हैप्पीली एवर आफ्टर भी है, तो उसके भी बहुत से सिनारियोज़ हो सकते हैं हैप्पीली एवर आफ्टर के भी। सो आई वॉन्ट टू लीव माई स्टोरीज़ इन दैट वे कि लोग सोचते रहें कि आगे हुआ क्या, और ताकि वो भूलें नहीं। एक चीज़ उन्होंने कहा कि और एक और मुझे बहुत शौक है, जो मुझे बहुत पसंद है, वो कैरेक्टर्स को क्रॉस ओवर कराना, जैसे जहान को उन्होंने हालिम में दिखाया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए भी हालिम में बहुत सी चीज़ें, इसलिए भी मैंने नमल में बहुत सी चीज़ें छोड़ दी थी। एंड देयर आर 3 कैरेक्टर्स दैट शी सेड विल डेफिनेटली यू विल सी देम इन अदर नॉवेल्स, क्रॉस ओवर होगा। वो एक है फ़ारिस, एक है हनीन और एक है तालिया। तो तालिया, फ़ारिस और हनीन वो 3 कैरेक्टर्स हैं जिनको हम निम्रा अहमद की किसी और नावल में ज़रूर उनसे हमारी मुलाकात होगी। अगर आपने नमल पढ़ी है तो आपने नोट किया होगा कि नमल के हर चैप्टर या नमल के हर सीन से पहले जो है ना, एक पोएम होती है और शेर होता है।
तो मुझे ये बात इतनी फैसिनेट करी थी और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो मैंने निम्रा से पूछा, एक तो मैं इतनी इम्प्रेस थी कि यार इतनी रिसर्च करना, मतलब लॉयर के लिए रिसर्च करना, साइंटिस्ट के लिए रिसर्च करना, हनीन के सारी टेक्निकल कामों के लिए रिसर्च करना, उसके बाद इतनी पोएम्स और इतने शेर भी लिखना, ये बड़ी मेहनत की बात है। तो मैंने उनसे बोला निम्रा से कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया और ये किस तरह मैनेज किया, क्या हुआ। तो उस पर उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा कि जब मैंने नॉवल नमल लिखना शुरू किया था तभी मैंने सोचा था कि मैं इसके हर चैप्टर के शुरू में एक पोएम से स्टार्ट किया करूँगी। तो मैंने अपनी एडिटर अमतुल को जब बताया तो अमतुल ने कहा बहुत अच्छा आइडिया, ज़रूर करो। तो पहला चैप्टर उन्होंने लिखा बाब, उन्होंने लिखा जैसे उर्दू में कहते हैं चैप्टर को बाब, और उन्होंने भेज दिया। और उसमें उन्होंने बाइबल से एक कुछ उठाया था और वो शुरू में उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो उनकी एडिटर का मैसेज आया कि तुमने तो कहा था कि तुम हर सीन से पहले करोगी, तुमने तो नहीं किया। तो उन्होंने कहा मैंने तो डाला है, हर बाब से पहले तुम करोगी, सॉरी सीन कह रही हूँ, हर बाब से पहले तुम एक शेर डालोगी तो, और या पोइम डालोगी, तुमने तो ये नहीं किया, तुमने तो सिर्फ शुरू में किया। अब होता ये था कि उन लोगों के लिए बाब मीन सीन और निम्रा के लिए बाब का मतलब था एक चैप्टर। तो निम्रा ने कहा कि भाई मैं तो उर्दू शायरी तो मुझे नहीं इतनी आती है, मुझे पता भी नहीं है, ना मुझे इतना इंटरेस्ट है। तो अमतुल ने कहा अच्छा ठीक है तुम अपना काम करो, मैं डाल दूँगी। तो निम्रा ने कहा ठीक है। तो अमतुल ने बहुत ही खूबसूरत शेर हर सीन से पहले डाले और बहुत अच्छा चला गया। तो एक किस्त हो गई, दूसरी किस्त हो गई, तीसरी, चौथी या पांचवी किस्त पे अमतुल नहीं डाल सकी। तो जब किस्त छपी तो उसमें आधे पे शेर थे और आधे पे शेर नहीं थे। तो निम्रा ने कहा ये क्या हुआ। अब निम्रा को भी आदत हो गई थी कि उनकी स्टोरी में शेर आए और बड़ी खूबसूरत लग रहे हैं। निम्रा ने कहा अब मैं क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि यहाँ तो मुझे उर्दू शायरी से इतना इंटरेस्ट है, ना ही मैं पढ़ना इतना आता है, ना मुझे पता है, तो मैं क्या करूँ। तो निम्रा ने क्या किया, अपने फेसबुक पे गई और अपने फेसबुक फैन से बोला कि अपना फेवरेट शेयर करें, अपनी फेवरेट शायरी का कोई वर्स जो है वो शेयर करें। मैं शेर और शायर में मेरी ज़ुबान हो गई। तो निम्रा ने कहा बहुत लोग ना बहुत ढेर सारे जो अपने पसंदीदा शेर थे वो लिख देते थे, वो स्क्रीनशॉट ले लेती थी और उनको रख लेती थी। फिर जब वो पूरा चैप्टर लिख लेती थी फिर वो जाती थी, देखती थी, पूरा उसको पढ़ती थी, समझती थी, फिर वो उसमें से शेर ढूंढती थी और मैच करके लगा देती थी। और वो कहती हैं कि शेर व शायरी की ये खूबसूरती है कि समहाउ वो बिल्कुल फिट हो जाते थे। अलबत्ता पोइम्स में वो कह रही हैं कि उन्होंने बहुत रिसर्च की और सारी, आई थिंक उर्दू की सिर्फ एक पोइम है नमल में, बाकी सारी दूसरी लैंग्वेजेस में पोइम थी जिनको उन्होंने ट्रांसलेट किया और उन्होंने उनको लिखा। और एक और क्या बात बोली थी, कुछ चीज़ें उन्होंने बाइबल से भी उठाई और बाइबल से उठाने का मकसद ये था कि रिलीजियस हार्मनी करें, जहाँ वो कुरान को इतना रेफरेंस कर रही हैं वहाँ पे बाइबल को भी करें कि वो एक मुकद्दस किताब है और मुकद्दस किताब हमेशा मुकद्दस ही रहती है। और आज के ज़माने में भी चाहे कोई कुछ भी कहे वो एक बहुत इंटरेस्टिंग और वैल्यूबल लिटरेचर है अकॉर्डिंग टू निम्रा। मेरा अगला सवाल निम्रा से ये था कि क्या आप एक्सपेक्ट करी थी कि नमल इतना कामयाब होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा मुसफ़ इतना नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि अच्छा सेल करेगा, बेस्ट सेलिंग होगा, क्योंकि अगर मुझे पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो मेरे रीडर्स को भी पढ़ने में मज़ा आएगा। मुसफ़ की कामयाबी पे वो डेफिनेटली सरप्राइज़ हुई थी। शी सेड कि मुझे दो चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था नवल में, एक तो ये कि साइज़ वाइज इतना बड़ा होगा और नंबर 2 ये कि लोगों को इतना इम्पैक्ट करेगा। मेरा अगला सवाल ये था निम्रा अहमद से कि नमल लिखने के बाद और नमल का पूरे प्रोसेस से और नमल के बाद जो आपको सब इतनी अप्रिसिएशन मिली उससे आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल कैपेसिटी में क्या चेंजेस आए, क्या आपने लर्न किया। तो उन्होंने दो बातें बोली। उन्होंने कहा प्रोफेशनली मैंने ये सीखा कि कैरेक्टर स्केचिंग जो होती है वो मैंने सीखी कि कैसे उसको डिटेल में करते हैं, अपने कैरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। और मैंने ये सीखा कि एक सीन को ऐसे कैसे लिखना है कि लोग देख सकें, कि आप देख सकें जैसे सीन आपके सामने हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने सीखी। उन्होंने कहा एक चीज़ और हुई कि नमल लिखने के बाद, नमल के बाद मैंने अपनी जो बुक शॉप थी वो खोल ली, क्योंकि मेरे रीडर्स को बहुत मसला हो रहा था। और फाइनली मैंने ये इनिशिएटिव लिया और अल्लाह ने उसमें बरकत डाला और अब वो ऑनलाइन अपना ये मैनेज कर रही हैं। पर्सनली उन्होंने कहा कि मैं फैमिली रिलेशनशिप्स को शायद इतना वैल्यू नहीं करती थी, मेरे पास ज़िंदगी में टाइम नहीं होता था, मैं काम में बिज़ी, लिखने में, कॉलेज में, यू नो हाउ गर्ल्स आर। नमल के प्रोसेस से गुजरने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि फ़ैमिली की क्या इंपॉर्टेंस होती है, फैमिली रिलेशनशिप कितनी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने टाइम निकालना शुरू किया, उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया अपनी फैमिली और फैमिली की रिलेशनशिप्स में। तो उन्होंने कहा ये मेरे पर्सनली मुझ में चेंज आया। तो जी ये कुछ बातें थीं जो मैंने इंटरव्यू में पूछी निम्रा अहमद से।
आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया हो, आपको अच्छी लगी हो। बाय द वे मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर नमल आपके पास है तो नमल के जो लास्ट 2 पेजेस हैं उसमें भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर निम्रा ने दिया हुआ है, तो इसीलिए आप जान सकते हैं कि मेरे लिए कितना मुश्किल था वो सवाल पूछना जिनके पहले निम्रा ने जवाब नहीं दिए हों। और इसमें बड़े अच्छे सवाल हैं यार कि हाशिम कारदार का कैरेक्टर इतना वो क्यों था, नमल के किरदार दोहरी शख्सियत के हामिल नज़र आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे सवाल थे, शायद मैं सोच भी नहीं सकती इतने अच्छे सवाल। सो मैंने अपनी तरफ से वो सवाल पूछे जो मेरे सवाल थे, एंड आई होप ये आप में से बहुत से लोगों के सवाल होंगे। मैं नमल पे रिव्यू भी इसी वीडियो में करना चाही थी लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह नमल पे डिटेल रिव्यू हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आज आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली नमल से मुतल्लिक, अपने पसंदीदा कैरेक्टर्स से मुतल्लिक, निम्रा अहमद से मुतल्लिक, मुझे लगा ये सवाल तो बहुत लोगों ने पूछे हैं, फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, हनीन ये वो हम कुछ डिफरेंट बातें पूछते हैं। आई होप आई वाज सक्सेसफुल। मैंने वो आर्टिकल पूरा नहीं पढ़ सकी थी मैं, शायद मेरे पूछे हुए सवाल ऑलरेडी लोगों ने पूछे, लेकिन निम्रा ने मुझे कहा कि बहुत सी बातें उन्होंने पहले ये कहीं नहीं बताई हैं। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पास हैं, मे बी मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ में या वीडियोज़ में आपको बताती रहूँगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको इंटरव्यू कैसा लगा निम्रा अहमद का राबिया की ज़ुबानी, और आप अगर सवाल पूछते तो क्या सवाल पूछते, मैं दोबारा निम्रा अहमद से बात कर लूँ। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आया तो। अल्लाह हाफ़िज़।